Hello friends, welcome to today's lecture in class 10th history. So today we will discuss from world history a new topic, that is the rise of nationalism in Europe. क्या कहानी है? कहानी ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम पहुंचने वाले हैं कहां? यूरोप में, और देखेंगे कि वहां पर कैसे नेशनलिस्ट आइडिया डेवलप हो रहे थे। ये नेशनलिस्ट आइडिया डेवलप होकर क्या कर ले रहे हैं भाई? नेशनलिस्ट आइडिया डेवलप हो रहे हैं तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये नेशन स्टेट बनाने के लिए पूरी लड़ाई है। ठीक, तो ये जो नेशनलिज्म शब्द है ना, ये नेशनलिज्म एक आइडिया है जो आइडिया अल्टीमेटली लीड कर रहा है कंट्रीज को किसकी तरफ? नेशन स्टेट बनने की तरफ अग्रसर कर रहा है। तो कहानी क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, वो खत्म हो चुका था। और उसके खत्म होने के बाद हमने देखा कि जो फ्रांस के ऑटोक्रेटिक रिजीम थी उसका भी एंड हो चुका था। ऑटोक्रेटिक रिजीम का मतलब क्या है? हमने समझा कि ऑटोक्रेटिक रिजीम का मतलब यह है कि एक ऐसा रूल जहां पर लोगों का कोई से ना हो, राजा अपनी मर्जी से आप पर लॉ बनाता हो, अपनी मर्जी से उनको इंप्लीमेंट करता हो, और उसके सपोर्ट में दो चार नोबल्स या रॉयल फैमिली के लोग या उसके ऑफिशियल्स होते हैं। वो लॉ कैसे भी हो सकते हैं, किसी को भी फांसी दे दी, कुछ इस तरीके की चीजें, हैवी टैक्स इंपोजिशन कर देना। फॉर एग्जांपल, हमको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसका हाल कैसा था? उसका हाल ऐसा था कि भाई सोसाइटी तीन पार्ट में बटी थी। ठीक, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये जो दो स्टेट थी, इनको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी। इन पर टैक्स लाइबिलिटी ना होने का मतलब क्या है? माने कि ये दोनों जो पार्टी थी, ये देश का 60% ऑफ लैंड कंट्रोल करती थी। लैंड का मतलब है रिसोर्स, जहां से व्यक्ति अर्न करेगा। अल्टीमेटली आप कुछ भी करोगे, आपको लैंड चाहिए। ठीक, तो लैंड से आप अर्न कर रहे हो, 60% लैंड आपके पास है, और टैक्स कब दोगे? जब कुछ अर्न करोगे। पर इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ठीक, यानी 60% इनके पास लैंड है, टैक्स कोई नहीं दे रहा है। और ये जो थर्ड स्टेट है, ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, इसमें हम अपर क्लास, ठीक है, अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, ठीक है, और तीसरी जो क्लास थी वो थी लोअर क्लास। ठीक, तो ये रिजीम भी तीन क्लास में डिवाइडेड थे, अपर, मिडिल और लोअर। इसमें मिडिल और लोअर तो खैर, मिडिल क्लास में जो पीजेंट्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे। लोअर क्लास में कौन थे? लैंडलेस फार्मर्स, वर्कर्स। पर इसकी अपर क्लास में कुछ पढ़े लिखे लोग थे। ये लोगों ने, इन दोनों ने, ये अपर क्लास और ये मिडिल क्लास ने ही मिल करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव रखी। क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे इनके, और ये लोग ही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन की मार सह रहे थे। इनके पास 40% लैंड था, इस थर्ड स्टेट के पास 40% लैंड था, और इनको पूरा टैक्स, जितना भी टैक्स का बर्डन था, वो इन्हीं को देना पड़ता था। कोई वॉर हुआ, 7 ईयर वॉर हुआ, उसके बाद टैक्स और ज्यादा इंपोज कर दिया गया। ठीक है, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, जमीन इन्हीं के पास है। ऊपर से इनको एक और टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि इनको ऊपर वाली दोनों क्लासेस को देना पड़ रहा है। कैसे? ऊपर वाली दोनों क्लास में जो पहली क्लास है उसमें क्लर्जी आते हैं। क्लर्जीज मतलब जो चर्च के लोग हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो लोग। और जो नीचे वाली सेकंड क्लास है, सेकंड स्टेट है, इसमें जो लोग आते हैं वो क्या है? वो है नोबल्स, रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड लोग, गौर। ठीक है, जो सीधे नोबेलिटी आती है, जो चीफ रॉयल नोबेलिटी है, वो आती है। इन दोनों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, और इनको देना पड़ रहा है टैक्स अपर क्लास को। ठीक, क्लर्जी क्लास को, यानी चर्च को ये लोग थर्ड क्लास एक टैक्स दे रहे हैं। तो यानी इस तरीके की रिजीम से मुक्ति चाहिए, इससे आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। यानी कि क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए। ठीक है, लिबर्टी चाहिए, और इस लिबर्टी के लिए पूरी लड़ाई होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये लिबर्टी सिर्फ लिबर्टी नहीं है। ठीक, ये सिर्फ ऑटोक्रेटिक रिजीम से लिबर्टी नहीं है। इस लिबर्टी के पीछे एक और आइडिया काम कर रहा है, जो है नेशनलिज्म सेंटीमेंट काम कर रहा है। ये शब्द क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। कहानी हमको समझ में आ गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा बैकग्राउंड यहां पर हमको समझ में आ गया है। ठीक, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद हमने देखा था कि जैकोबिन्स पावर में आए थे। आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जैकोबिन्स पावर में आए थे। और जैकोबिन्स ने उनके समय को एक रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना। वाई रीन ऑफ टेरर? क्यों? क्योंकि राजा जिस तरीके की चीजें करता था, जो ऑटोक्रेटिक रिजीम थी, उसके अगर कुछ भी एलिमेंट्स बचे हुए थे, और उन एलिमेंट्स को जो भी व्यक्ति फॉलो करता था उस पर सीधे एक्शन लेते थे। कौन? ये जैकोबिन्स। बीहेडिंग होती थी, पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते थे, गिलेटिन बन चुका था। गिलेटिन आपने देखा होगा अपनी 9th क्लास की बुक में, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जिसका काम था कि बीहेडिंग करना। बहुत कम समय में किसी भी व्यक्ति की हत्या उससे की जा सकती थी। तो जो आपके लुइस 16 और इनकी वाइफ थी मैरी एंटोइनेट, उनको भी पब्लिकली इसी की मदद से एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक, तो जैकोबिन्स ने उन आइडियाज को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पैदा हुए थे, इक्वलिटी, लिबर्टी,
फ्रेटर्निटी इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए उसी चीज का सहारा लिया जिसके लिए फ्रेंच रिजीम जानी जाती थी, यानी कि आंदोलन, रिवॉल्यूशन जहां से शुरू हुआ अंततः वहीं पहुंच गया। ठीक, फिर हम देखेंगे नेपोलियन आया। नेपोलियन ने भी काफी रिफॉर्म किए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसने काफी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। 1804 का नेपोलियनिक कोड आया। लेकिन यहां भी क्या हुआ, यहां भी वही हुआ। वो उसकी पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट थी। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब यह था कि ये सारे जो आइडियाज हैं पूरे यूरोप में हमको फैलाने हैं, इसलिए उसने कई सारे वॉर लड़े। और फिर से वही एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी, सत्ता को नहीं छोड़ने का लालच। तो ये सारी चीजें फिर से वहां पर एक ऑटोक्रेटिक रिजीम ले आई। फिर हम देखेंगे जुलाई रिवॉल्यूशन होगा और ये सारी चीजें बदलेंगी। ठीक, तो अभी के लिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड था। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने एक इमेज है। ठीक है, तो ये इमेज बनाई किसने? ये फ्रेडरिक सोरो ने बनाई। फ्रेडरिक सोरो कौन थे? ये एक फ्रेंच पेंटर थे। हम देखेंगे रेनेसां के टाइम पर, जब रेनेसां का टाइम, रेनेसां भी क्या है ये भी हम समझेंगे। रेनेसां का टाइम जब यहां पर चल रहा था, रेनेसां का मतलब ये है कि जब पूरे यूरोप में क्रांति आ रही थी, वहां से कुछ राइटर्स निकले। और ये आपका 15-16 सेंचुरी में रेनेसां का टाइम चला जब, और इसी रेनेसां की वजह से नए विचार आए फ्रांस में, यूरोप में, और नए आइडियाज डेवलपमेंट हुए। यही रेनेसां बाद में कारण बना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने का। फिर ये सारे आइडियाज, नेशनलिज्म के आइडियाज डेवलप हुए। तो ये रेनेसां के समय से कुछ ऐसे पोएट्स हो रहे थे जो क्वेश्चन करते थे, चीजों पर सवाल उठाते थे, और उन्हीं में से एक थे कौन? फ्रेडरिक सोरो। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई, ये जो आप सामने देख रहे हैं। ये पेंटिंग क्या कहती है? इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। लोगों की एक कतार है, एक ट्रेन गई हुई है। ठीक, और इसमें हर नेशनैलिटी के लोग हैं। ये लोग जो हैं ये बेसिकली यूरोप के हैं, सारे लोग यूरोप के हैं। और इन लोगों को हम पहचानेंगे कैसे कि भाई कौन यूरोप का है? तो हम झंडों से पहचानेंगे। जैसे यहां पर हम देखेंगे एकदम साइड में बहुत धुंधला सा झंडा दिख रहा है। ये काफी आगे चला गया। ये मतलब ट्रेन यहां से आई है और यहां से घूम के फिर उधर चली गई है। तो ये झंडा जो है ये अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चूंकि हमको पता है सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था। ठीक है, सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत पहले ही सबसे पहले इंडिपेंडेंस यहां आ गई थी। इसके बाद हम देखेंगे बाद में ये स्विट्जरलैंड का फ्लैग है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को इसके बाद में इन्होंने अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाया। नेशन स्टेट क्या भी समझते हैं। ठीक है, फिर हम यहां देख रहे हैं, यहाँ जर्मनी है, फ्रांस है। ठीक है, ये दोनों फ्लैग वैसे जर्मनी के हैं। फ्रेंच को हम यहाँ पर लोगों को उनके कपड़ों की मदद से पहचान सकते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स की मदद से पहचान सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये एक फ्रेंच लेडी है। ठीक है, फिर हम पीछे देखते हैं कि भाई इटली है। ठीक, और बाकी कंट्रीज यूरोप की, ये सारी आ रही हैं। और ये क्या है? ये सब ये क्या है? ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आज अगर आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं जो अमेरिका में है, वो कुछ अलग टाइप की है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये कुछ अलग टाइप की दिख रही है। ठीक बात है। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये एसोसिएट करती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिबर्टी है, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी एक लैटिन रूट शब्द है लिबर, उससे बना हुआ है। और लिबर इसका मतलब होता है फ्री होना। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज से? मैंने बताया, ऑटोक्रेटिक टोटलिटेरियन जो रिजीम है उनसे फ्रीडम। ठीक है, तो इस फ्रीडम को बनाने के लिए, आपको इस फ्रीडम को पाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए आपको वो जो ऑटोक्रेटिक रिजीम है, यानी कि ऐसा जो तानाशाह डिक्टेटरशिप है, ठीक है, मोनार्की है, ठीक है, ये सारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां एक ही राजा होता है, हेरिडेटरी रूल होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लोगों का कोई से नहीं होता है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए बहुत डिजास्टर होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से फ्रीडम पाना, यानी कि लिबर्टी पाना, ठीक, ये है लिबर्टी। और इस लिबर्टी को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राजा ऐसे ही तो अपने पावर को छोड़ नहीं देगा, इसके लिए आपको रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ। ठीक, और फिर ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो स्टैच्यू है, ये लिबर्टी की फोटो है। जो देश आगे निकल चुके हैं इसका मतलब वो लिबर्टी को पास कर चुके हैं, और जो इसके पास पहुंच रहा है यहां पर लिबर्टी आने वाली है। नीचे हम देखेंगे ये जमीन पर कुछ चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। ये चीजें क्या है? ये एक तरीके से जो रेमिनेंट्स हैं, जो बची हुई चीजें हैं किसकी? उन ये सारी चीजें, यहां पर किसी राजा का ताज पड़ा हुआ है, सिंहासन का कोई कपड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये रेमिनेंट्स हैं किसके? उन ऑटोक्रेटिक रिजीम्स के, उन राजाओं के, उन मोनार्क्स के, उन डिक्टेटर्स के जिन्होंने अपने लोगों को बहुत सप्रेस किया है। ठीक है, तो ये कहानी ये दिखाना चाह रहे हैं कौन? फ्रेडरिक सोरो। ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से फ्रांस में धीरे धीरे बाकी की कंट्रीज जो है लिबर्टी की तरफ बढ़ रही थी। इस लिबर्टी की तरफ बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपके मन में एक फीलिंग होनी, ये लोग क्यों आएंगे भाई, इनको क्यों चाहिए लिबर्टी, क्या ऐसा भाव है? तो लोगों के मन में क्या डेवलप होने लगी, अब लोग क्यों आएंगे साथ में, लोग क्यों लिबर्टी चाहेंगे, क्यों रिवॉल्यूशन करेंगे? क्योंकि उनके मन में क्या है? एक कलेक्टिव कंसाइंस है। कलेक्टिव कंसाइंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कलेक्टिव कंसाइंस ये क्या है?
कलेक्टिव मतलब सामूहिक रूप से पूरे एक ग्रुप के अंदर एक कंसाइंस है। कंसाइंस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, एक मन में उनके भाव है पूरी सोसाइटी के मन में कि इससे हमको छुट्टी पानी है, ये जो राजा है इससे हमको छुट्टी पानी है, ठीक। और इस ये कलेक्टिव कंसाइंस किस चीज की है? ये है नेशनलिज्म की, ठीक। तो नेशनलिज्म एक विचार है जो पूरी सोसाइटी के अंदर है, और इस नेशनलिज्म से ये लोग लिबर्टी पाएंगे, और लिबर्टी पाएंगे तो ये लिबर्टी दिखेगी कैसे कि हम लिबरल हो चुके हैं, हमारे यहां लिबर्टी आ चुकी है। तो ये तब दिखेगी जब ये नेशन स्टेट बन जाएगा, ठीक है, नेशन स्टेट। और इस फोटो में सारे लोग क्या बनना चाह रहे हैं? नेशन स्टेट ही तो बनना चाह रहे हैं। क्या है नेशन स्टेट? अभी समझते हैं। देखो, तीन शब्द है, अपने दिमाग में बैठा लो। एक शब्द है कंट्री, एक है नेशन, और एक है नेशन स्टेट, ठीक। कंट्री और नेशन को फिलहाल के लिए हम समझते हैं एक जैसा, ठीक है। कंट्री और नेशन क्या होते हैं? देखो, कंट्री क्या है? कंट्री माने कि वहां पर कोई टेरिटरी नहीं होती है। हाँ, आज हम देख रहे हैं, हम इंडिया को एक कंट्री बोल रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, हम बोल देते हैं कंट्री। पर क्या जब ये इस तरीके से देश पूरा डिसाइडेड नहीं था, तब क्या भारत एक देश नहीं था? देश था पर राष्ट्र नहीं था, कंट्री था पर नेशन स्टेट नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि कंट्री के में लोग होते हैं, वो लोग किसी कल्चर को फॉलो करते हैं, किसी एथनिसिटी को फॉलो करते हैं, और उस कल्चर या एथनिसिटी के वजह से उनके मन में हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है, ठीक है, और अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ही रहे, हो सकता है कि वो लोग यहां रहें, यहां रहें, यहां रहें, यहां रहें, है ना। तो स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, एक ही जरा कंसंट्रेटेड हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक। लेकिन जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पर क्या है? वहां पर है एक गवर्नमेंट भी आ जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी भी आ जाती है। यानी कि नेशन स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहा हूं। लैंड होना चाहिए सबसे पहले, लैंड, पार्ट ऑफ लैंड, ठीक, एक प्रॉपर डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब टेरिटरी तो है, उसके अंदर कुछ लोग भी तो रहेंगे, तो दूसरा क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए। तीसरा, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए, और उस सरकार को कौन चुनेगा? उसको यही लोग चुनेंगे, ठीक, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। और अगर ये सरकार लोगों द्वारा चुनी है तो ये तो डेमोक्रेसी भी है नेशन स्टेट होने के साथ। फिर एक और चीज है, चौथी चीज क्या आती है? ये जो सरकार है, ये जो टेरिटरी है, अब एक कंट्री या नेशन बन गया है, ठीक है, नेशन बन गया है। लेकिन अभी ये नेशन स्टेट नहीं बना है। स्टेट कब बनेगा? ये सरकार, ये टेरिटरी जब सवरीन है, ठीक, डिसीजन लेने की अथॉरिटी जहां पर सेंट्रलाइज होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेट। तो अब ये बन गया है नेशन स्टेट। यानी कि सवरिनिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब हम अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, हम किसी और के कहने से अपने डिसीजन को बदलेंगे नहीं, कोई हमारे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो कंट्री और नेशन स्टेट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा कुछ टेरिटोरियल किंगडम्स भी थे, है ना, जैसे कि फ्रांस था, ठीक है। तो वो क्या है? वो भी टेरिटोरियल किंगडम है, लोगों के मन में हम की भावनाएं, सारी चीजें वही है। बस जहां पर लोग साथ में इस वजह से नहीं जुड़े हैं क्योंकि उनका कल्चर सेम है। क्योंकि हम देखेंगे फ्रांस में, इटली में, पूरे यूरोप में, हैब्सबर्ग एम्पायर हम देखेंगे, आगे आएगा सब, वहां पर अलग अलग कंट्री है, तो पूरे यूरोप में लोग बिखरे पड़े हैं, ठीक, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है। तो हम की फीलिंग कहां से आएगी? हम की फीलिंग यहां आ रही है लॉयल्टी से। और ये लॉयल्टी किसके लिए है? ये लॉयल्टी है राजा के लिए, यानी कि जो किंग बैठा हुआ है उसके लिए लॉयल्टी। अब वो किंग कैसा भी हो, सब लोग इसके लिए लॉयल है, ठीक, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट है टेरिटोरियल स्टेट का। अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम इस चैप्टर को शुरू कर दें, ठीक है। अब खत्म करने में भी ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। पेंटिंग हमने देख ली है, इसके बारे में हम डिस्कशन भी कर चुके हैं कि फ्रेडरिक सोरो ने बनाई थी, ठीक है। ये कहते हैं फ्रेडरिक सोरो ने 4 पेंटिंग बनाई थी, उनमें से एक है ये, ठीक है। ये उनका ड्रीम था कि पेंटिंग का नाम क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उनका ड्रीम था कि पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो जाए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि नेशन स्टेट बन गया भाई। नेशन स्टेट के बाद जब सरकार चुनी जाएगी, सरकार इलेक्टेड होगी, लोग वोट करके सरकार को चुनेंगे या किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम सरकार को, लोगों को चुनेंगे, वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम सीधे वोटिंग करके कानून बनाएंगे, वो सरकार पूछेगी कि यह कानून बनना चाहिए, लोग वोट करेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। तो अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, लिंकन ने कहा था, ये डेमोक्रेसी की बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक। तो भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या? सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। रिपब्लिक में क्या है? जो हेड ऑफ स्टेट है, रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी चुना हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे ब्रिटेन है,
ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे क्वीन है वहां की, वो है हेड ऑफ स्टेट, पर उनके पास पावर नहीं है, वो नाम मात्र के लिए नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है, बट हेड ऑफ स्टेट तो है ना, और वो इलेक्टेड नहीं है, वो एक हेरिडिटरी पोजीशन एक्वायर करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो रिपब्लिक नहीं है, सरकार जरूर वहां की चुनी हुई है जिसके पास पावर है ना, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी तो है पर रिपब्लिक नहीं है। तो एक कंट्री डेमोक्रेसी हो सकती है और रिपब्लिक नहीं हो सकती। इंडिया डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है उसको हमने इलेक्ट किया है, ठीक, प्रेसिडेंट, भले नॉमिनल हेड है तो क्या हुआ, इलेक्ट तो हम ही ने किया है ना। और सोशल होना चाहिए, मतलब इसको पॉलिसी बनानी चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। तो बात समझ में आ गई, ये कहानी है, ये इनका ड्रीम था। यहां पर वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बता दी। अब ये जो फोटो थी, इसमें हमने लिबर्टी की फोटो थी, इसमें एक और चीज हमने देखी कि भाई इस लिबर्टी की फोटो के एक हाथ में क्या है, एक हाथ में एक चार्टर है। चार्टर किस चीज, चार्टर क्या होता है? चार्टर एक डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ठीक है। और दूसरे हाथों में एक टॉर्च है। टॉर्च किस चीज की? एनलाइटनमेंट की टॉर्च है। हमने देखा वहां पर रिवॉल्यूशन आ गया था, ठीक है, रेनेसां आया था, एनलाइटनमेंट आया था। एनलाइटनमेंट मतलब क्या है? इसको पुनर्जागरण बोलते हैं, यानी कि लोगों के मन में नए आइडियाज आ रहे थे। ये नए आइडियाज ही तो हैं। पहले के समय में किसी ने लिबर्टी के बारे में सोचा होगा, इक्वालिटी के बारे में सोचा होगा, है ना, पार्लियामेंट जैसी चीजों के बारे में सोचा होगा? नहीं ना। तो बस वही सारी चीज। तो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस को और स्विट्जरलैंड जो है, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड है, वो वहां तक पहले ही पहुंच गए, ठीक। फिर हमने और भी देश देखे कि यहाँ पर जर्मनी है जो पीछे लगा हुआ है। ये वही सब कहानी यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक। यहाँ पर अब बारी आती है नेशन स्टेट, मैंने समझा दिया है ना। मतलब अंत में ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं भाई एक नेशन स्टेट हम बन जाए। सब लोग यही चाह रहे हैं कि हम एक नेशन स्टेट बन जाए, और मॉडर्न स्टेट जैसे हैं आज जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया एक स्टेट है ना। इंडिया में जो स्टेट है वो तो अलग ही है, इंडिया भी एक स्टेट है। स्टेट के दो मतलब होते हैं, एक टेरिटोरियल सेंस में होता है और एक मतलब होता है स्टेट का। स्टेट का एक मतलब होता है कि जहां पर सेंट्रलाइज होती है डिसीजन लेने की पावर, ठीक है। तो स्टेट का एक मतलब ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब ये सरकार किसकी? मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, ठीक है। यानी कि ये जो नेशन स्टेट होगा, ये जो सरकारें चुनी जाएंगी, ये कौन चुनेगा? मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन चुनेंगे, रूलर्स नहीं चुनेंगे। और ये क्यों होगा? जिससे कि एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी की वजह से होगा, एक डिसेंट की वजह से होगा, शेयर्ड हिस्ट्री होगी, कल्चर होगा। इसलिए ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आइडिया ऑफ नेशन क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे थोड़ा डिटेल में चलते हैं। कहानी क्या है कि पहला जो नेशनलिज्म का शब्द है वो कहां से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया। कब आया? 1789 में आया, हमने देखा, ठीक। तो अभी तक फ्रांस क्या था? एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। टेरिटोरियल स्टेट, टेरिटोरियल किंगडम भी मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में जो फ्रांस में कुछ ऐसे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जिसने वहां पर सॉवरेनिटी लाई, ठीक है। सॉवरेनिटी लाई। सॉवरेनिटी का मतलब क्या? डिसीजन लेने की पावर, ठीक है। कहां? मोनार्की से एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन में, ठीक। अब क्या है ये कहानी समझते हैं। यानी कि अभी तक पावर कौन लेता है? मोनार्क। मोनार्की मतलब राजतंत्र, ठीक है, जहां राजा होता है, सिंगल रूलर, जो चुना नहीं है, जो हेरिडिटरी पोजीशन लिए हुए है, ठीक है। तो अभी डिसीजन लेने की क्षमता किसके पास है? मोनार्की के पास। और इस क्या क्षमता को कोई एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस कर सकती है? नहीं, यानी सॉवरेनिटी है। अब क्या हुआ था? बास्टील जेल का पतन हो गया था, 9वीं क्लास में हमने देखा, बास्टील जेल गिर गई थी, ठीक। उसके बाद में टेनिस कोर्ट ओथ ली थी, ये जो स्टेट जनरल थी इन्होंने, वो सब तुम्हें 9th की किताब में पता चलेगा स्टेट जनरल क्या थी, है ना। स्टेट जनरल भाई रिप्रेजेंटेटिव थे, इसमें तीनों स्टेट्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट बताई जो फ्रांस की सोसाइटी में थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव इसमें किसमें थे? थर्ड स्टेट के, जिनसे टैक्स लिया जाता था, जो सबसे ज्यादा सप्रेस थे। और इन्होंने ये यहां से निकले और कहां पहुंच गए? टेनिस कोर्ट में, ठीक है। टेनिस कोर्ट में पहुंच गए और यहां पर इन्होंने क्या ली? शपथ ली, ओथ ली, ओथ एज अ नेशनल असेंबली। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम हैं आज के बाद नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा होती है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, जो राजा से भी ऊपर है। तो नेशनल असेंबली का मतलब है लोगों की सभा है, ये राष्ट्रीय सभा है, और ये राजा से भी ऊपर है। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली, ठीक। यानी कि जो सवरेनिटी अभी तक राजा के पास थी, वो किसके पास चली गई? वो इस नेशनल असेंबली के पास चली गई। बात समझ में आ गई, ठीक। इसी बॉडी की बात हो रही है। तो ये कहानी हमारे दिमाग में क्लियर है। आगे क्या लिखा है? कई सारे इन्होंने ऐसी चीजें करी, कई सारे मेजर्स लिए, कई सारे प्रैक्टिसेस थी जो एक कलेक्टिव आइडियाज उनके मन में डेवलप कर रही थी। ये सारे क्या आइडियाज थे भाई? किस तरीके की प्रैक्टिस थी? ये क्या था? दो कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ये ला पैट्री, और दूसरा कॉन्सेप्ट है
ले सिटोयन, ला, ले, ये सारे शब्द फ्रांस में द शब्द के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में दा होता है किसी भी शब्द को विशिष्टता देने के लिए, वैसे ही। तो सिटोयन का मतलब है सिटीजन, और पैट्री का मतलब है फादर। पैट्रियार्की शब्द यहीं से निकला है ना, फादर के साइड से किसी भी चीज के लिए हम पैट्री यूज करते हैं, ठीक। तो जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, ठीक, भारत माता, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कंट्री को पर्सोनिफाई कर देते हैं। चूंकि हम उससे इतना लेते हैं तो हमने उसको माँ की तरह माना। इसी तरीके से इन्होंने अपने देश को पिता की तरह माना। यहां पर कॉन्सेप्ट आया फादरलैंड का, ठीक। जैसे हमारे यहाँ मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पिता का देश है, ये कॉन्सेप्ट इनके पास आया। दूसरा क्या है, सिटोयन, और इसमें रहने वाले हम सब लोग क्या हैं, ठीक है। हमारा पिता कौन है, फ्रांस है, और हम सब उनके बच्चे हैं, यानी हम सब आपस में भाई बहन है। और भाई बहन है तो क्या आइडिया आया, फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी को बोलते हैं भाईचारा, बंधुत्व, ठीक। तो हम एक फादरलैंड के हैं, यानी ला पैट्री। हम सब क्या हैं, सिटोयन हैं, यानी ले सिटोयन। और हाँ, चूंकि इस रिश्ते से हम आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए, यानी कि फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक। तो यही सारे कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने फ्रांस सरकार की जड़ें हिलाई, और फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो धीरे धीरे आ गया है, ठीक। अब और भी चीजें चाहिए ना, कुछ कैसे आएगी भाई, कलेक्टिव कंसाइंस कैसे आएगी, हमारे अंदर देशभक्ति की फीलिंग कैसे आती है भाई। सिनेमा हॉल में जनगण मन होता है, हम 15 अगस्त पर अपना फ्लैग फहरते हुए देखते हैं, यहां भी वैसे ही था। तो बहुत जरूरी है ना कि जब आप किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी कॉज के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पास एक फ्लैग होना चाहिए। वही कहानी है ना, एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग, जो इन सारे आइडियाज को रिप्रेजेंट करता था। और इसने पहले के जो रॉयल स्टैंडर्ड थे, ठीक है, उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक। स्टेट जनरल भी क्या थी, स्टेट जनरल को कौन इलेक्ट करता था, वो बॉडी ऑफ सिटीजन्स थी। उसमें कौन थे, एक्टिव सिटीजन्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे। यानी कि मतलब क्या है, मतलब सीधे सीधे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सरकार बनाने के अंदर। यानी हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ डेमोक्रेसी जैसी चीजें आ रही हैं, ठीक है। हमको दिखाई पड़ रहा है कि कुछ कुछ सॉवरेनिटी जो है वो राजा के पास से शिफ्ट हो रही है, ठीक। तो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। अब आगे की कहानी क्या है, नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद और भी आइडियाज हैं, और भी चीजें जो लोगों को आपस में बांधेंगी। क्या, गीत लिखे जाएंगे। जो पोएट्स हैं वो ये काम बहुत अच्छा करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरी सोसाइटी को एक साथ बांध देते हैं। जो राइटर्स हैं, है ना, जो साहित्यकार हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं, ठीक। जैसे कि हम देखते हैं यहां पर जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब वंदे मातरम बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वंदे मातरम को गा करके लोग फांसी पर चढ़ जाते हैं। तो कुछ वैसी ही चीजें हैं। तो यहां पर लिखा गया ला मार्सिले, ठीक है, ला मार्सिले लिखा गया। और ये ला मार्सिले क्या था, ये ला मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बना, बाद में नेशनल एंथम बना। तो हम देखते हैं इस तरीके की काफी पोएम्स लिखी गई, काफी हिम्स कंपोज करी गई, ताकि लोग साथ में आए, ठीक है। इसके अलावा शपथ लिए गए किसके नाम पर, देश के नाम पर, ठीक है। फिर जो लोग इस लड़ाई में शहीद होते थे मतलब जो राजा की सप्रेसिव रिजीम की वजह से, आर्मी की वजह से जो लोग गुजर जाते थे, उनको होमेज दिया जाने लगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाने लगी, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, लोगों के मन में कलेक्टिव कॉन्साइंस डेवलप होने लगा। और फिर लोगों को लगा कि ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, सबके लिए सेम लॉ हो, है ना। यूनिफॉर्म लॉज बनाए जाने लगे सिटीजन्स के लिए, पूरी टेरिटरी में सेम ही लॉ रहता था। फिर जो अच्छा एक और चीज थी कि बहुत ज्यादा हैवी कस्टम्स और ड्यूटीज लिए जाते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज भी ली जाती थी। इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्यों ली जाती थी भाई, ये तो तब लो ना जब हम बाहर से व्यापार करें, हम अपने ही देश में दें। तो इस वजह से इनको भी अबॉलिश कर दिया गया। फिर आगे क्या चीजें हुई कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सिस्टम बना वेट्स और मेजर्स का। क्यों बना, बहुत जरूरी था। आगे हम देखते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट चलते थे। कैसे, अभी हम देखेंगे आगे, अभी नहीं, अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर ये जो इवेंट्स हो रहे थे फ्रांस में, ये स्थिति, ये ध्यान रखना कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसको कनेक्ट कराएंगे कि ये न्यूज जो है, ये फ्रांस में जो होने वाली घटनाएं हैं, ये घटनाएं यूरोप की बाकी दुनिया में फैल जाएंगी, ठीक। अब यहां पर फ्रांस में क्या हो गया था, जैकोबिन क्लब बन चुका था। जैकोबिन क्लब क्या था, मिडिल क्लास लोग साथ आए थे, वो डिस्कशन करते थे फ्रांस में होने वाले डेवलपमेंट पर, पॉलिटिक्स में वो लोग डिस्कशन करते थे, सलून्स में, है ना। उन्होंने एक जैकोबिन क्लब बना दिया था। बाद में हम देखेंगे जैकोबिन पावर में आएंगे और इनका जो रूल है वो रीन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाएगा। ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं अब कहानी क्या थी। अब कहानी ये थी कि ये जो बातें फ्रांस में चल रही थी, ये पूरी दुनिया में फैलने लगेंगी, ठीक है, पूरी दुनिया में, बेसिकली यूरोप में। और यूरोप के बाकी देशों को भी तो आजाद कराना है ना। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि जो आजाद हो चुका है, जहां पे इनको लग रहा है कि हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन आ चुका है, हम तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी एक और आएगा, है ना। ये सोच ही इनकी गलत थी। और ये सोच के ये पहुंचेंगे दुनिया, यूरोप के बाकी देशों में, इटली में पहुंचेंगे, क्योंकि वहां भी क्या है, वहां भी ऐसे रूलर रूल कर रहे हैं। तो वहां के लोग भी क्या है, प्रताड़ित हैं, सप्रेस हैं। तो ये लोग उनको बचाने जाएंगे। उन लोगों को भी लगेगा कि अरे वाह, ये लोग तो हमको बचाने आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि नेपोलियन जाता है ना,
नेपोलियन की आर्मी जब पहुंचती है इटली वगैरह में तो शुरुआत में बहुत स्वागत होता है, लेकिन बाद में ये लोग खुद ही इन लोगों की एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि नेपोलियन की आर्मी खुद ही एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर देती है। ठीक है, तो जैकोबिन्स बनाया गया, कई सारे नए इवेंट्स होने लगे, स्टूडेंट्स और दूसरे मेंबर जो हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास के, उन्होंने जैकोबिन्स क्लब को ज्वाइन किया। ठीक है, फ्रेंच आर्मी फिर धीरे धीरे कहां चल गई, हॉलैंड में गई, उसके बाद बेल्जियम में गई, स्विट्जरलैंड में गई, इटली में भी गई 1790s में, है ना। तो यहां पर गई, क्यों गई ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो ये हम देखते हैं उस समय का यूरोप कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, और ये जो इमेज है ये वीना कांग्रेस के बाद की है, वीना कांग्रेस के बाद की। और वीना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। ये वीना कांग्रेस हुआ था 1815 में। ये इमेज है थोड़ा बाद के समय की, जो अभी तक कहानी में बता रहा था ये थोड़ा पहले की। क्यों हम देखते हैं 1799 में के आसपास नेपोलियन पावर में आ चुका था। ठीक है, तो नेपोलियन जब हारेगा तब वीना कांग्रेस होगी। ठीक, तो ये बात की बात है। उसके बाद यूरोप कुछ ऐसा दिख जाएगा, यानी ये लोग गए थे यूरोप के बाकी देशों को बचाने और खुद ही डिवीजन होना शुरू हो जाएगा इनकी टेरिटरीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेपोलियन ने क्या काम किया? नेपोलियन अब पावर में आएगा, हम देखेंगे नेपोलियन कई सारे रिफॉर्म लाएगा, सिविल कोड लाएगा, है ना। जैकोबिन्स ने कुछ रिफॉर्म लाए थे, अब कुछ रिफॉर्म नेपोलियन भी लेके आएगा। रिफॉर्म इसलिए लेके आएगा क्योंकि लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अभी अभी निकले थे, फिर जैकोबिन्स को भी झेला था उन्होंने, और अब उनको ऐसी रिजीम चाहिए थी जो स्टेबल हो। ठीक, शासन किसको नहीं अच्छा लगता है? नेपोलियन पावर में आएगा वो भी वही हरकतें करेगा, लेकिन अगर वो लगातार ऐसा करेगा तो लोग उसको हटा नहीं देंगे, इसलिए थोड़े बहुत रिफॉर्म भी करके दे देगा। ठीक है, नेपोलियनिक कोड आएगा 1804 में, और भी थोड़े बहुत ट्रेडर्स के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म करेगा, वो हम अब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।